हाँ, मॉर्निंग। नमस्कार। आप मुझे अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो बताएं। कब किया आपने ग्रेजुएशन, ये भी बताएं। जी सर। सर मैंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है अच्छा अच्छा अच्छा। वीआईटी यूनिवर्सिटी वेलोर से। अच्छा अच्छा। 2012 में मैं पास आउट हूँ और 2008 से 12 के बैच में मैं था। उसके बाद आपने क्या किया? 2012 के बाद आपने क्या किया? सर 2012 के बाद मैंने एक एमएनसी में जॉब किया पहले तो। और मैंने कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में काम किया, जो एक एमएनसी थी सॉफ्टवेयर फील्ड में ये काम करती है। उसके अच्छा, थोड़ा पश्चात सा मैंने ये मुझे अगर सिविल बोलो। सर्विस की तैयारी करनी थी। हाँ। सिविल सर्विस की तैयारी के लिए मैंने रिजाइन किया अपने जॉब को अच्छा और फिर मैंने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की। अच्छा, गुड। अच्छा, तो आपने बड़ा स्पेशलाइज क्षेत्र में काम किया, और ये अभी ऐसा क्षेत्र है, मेडिकल का क्षेत्र, जहाँ आप टेक्नोलॉजी का जहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इस फील्ड को क्यों छोड़ना चाहते हैं? ये तो बहुत प्रेस्टिजियस फील्ड है। सर नो डाउट आईटी फील्ड भी बहुत अच्छी फील्ड है, जो सॉफ्टवेयर की फील्ड है। और जहाँ तक स्पेशलाइजेशन की बात है सर, अभी आज के डेट में जितने भी बीटेक होल्डर हैं सभी को आईटी फील्ड अलाउ करती है। प्लस मेरा खुद भी कोर सब्जेक्ट नहीं था और मैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में काम नहीं करता था, मैं टेस्टिंग की फील्ड में काम करता था। तो मेरा बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन वहाँ पर नहीं था। आप आज देख लीजिए कि पैंडेमिक सिचुएशंस में आप लोग की महत्ता कितनी बढ़ गई है। फिर मुझे लगता है कि आप प्रशासन में आकर के मैं एक बहुत अच्छे जो व्यक्ति हैं उनको खो दूंगा। सर ऐसा नहीं है। सर प्रशासन में भी हर चीज़ों की उपयोगिता है। जो भी चीज़ एक आईटी वर्कर की तरह मैंने सीखा है वो भी मुझे काम आएगा। जो भी मैंने एक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की तरह इंजीनियर की तरह सीखा है वो भी प्रशासन में काम आएगा। जैसे अब प्रशासन अचानक से, आप जैसे कोविड की आपने बात की सर, तो कोविड आया तो प्रशासन को ऐसा तो नहीं था कि सभी को कोरोना के संपर्क में पहले से जानकारी थी। अगर कुछ स्पेशलिस्ट भी रहेंगे वहां पर तो शायद प्रशासन को ज्यादा समझ में आएगा कैसे डील करना है इन सब सिचुएशन को। बहुत ऐसे बहुतरे उदाहरण इस बार हुए कि हमारे जो कई जो सीनियर आईएएस वगैरह थे, सब लोगों जो मेडिकल फील्ड से थे, जो डॉक्टर थे और आईएएस थे, सब लोगों ने, आईपीएस भी, सब लोगों ने अपने को इस थोड़े दिन के लिए अपने उस प्रशासन वाली सेवा को स्थगित किया, और सब लोग वापस जो है अभी पेंडेमिक सिचुएशंस में सब लोग डॉक्टर्स वाली भूमिका में चले आए हैं। बहुत ऐसे डीएम और आईपीएस हैं। तो ये एक उदाहरण भी रहता है। चलिए, ये बात सही है कि आप जो रहेंगे तो उसको टेक्निकल ढंग से इसको देख पाएंगे। कि आपका तर्क जो है वो मुझे भी ठीक लग रहा, मैं उससे आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा जी, बोलिए, ये आपका जो फील्ड है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इसमें होता क्या है? ये मुझे एक्सप्लेन करिए इसको। जी सर। सर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक्चुअली एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है। ये चाहता है कि जो मेडिसिन और इंजीनियरिंग की जो गैप है उसको कम किया जा सके। इसमें इंजीनियरिंग प्रिंसिपल को मेडिसिन और हेल्थ केयर के फील्ड में यूज किया जाता है, जैसे कि डायग्नोसिस करने की मदद करने के लिए, थेरापेटिक मेडिसिन के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जितने भी डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट हैं जैसे कि एमआरआई, एक्सरे, इन सब की स्टडी की जाती है। इसके अलावा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अगर हम पूरे विश्व भर की बात करेंगे तो इसमें और भी नए चीज़ें ऐड होते रहती हैं। जैसे टिश्यू इंजीनियरिंग भी बहुत जगह, बहुत कंट्री में टिश्यू इंजीनियरिंग को भी बायोमेडिकल का पार्ट माना जाता है। इसी तरह स्कोप इसका वाइड होते जा रहा है। आपने बताया जैसे एक्सरे और तमाम चीज़ों की बात बताई, मैं इसी को आगे पहले बढ़ाता हूँ। ये एक मेडिकल इमेजिंग आपका एक क्षेत्र है, इमेजिंग का। तो उसमें एमआरआई जी जो है, एमआरआई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो ज़रा एमआरआई की जो तकनीक है ये मुझे ज़रा बताएंगे। सर एमआरआई बेसिकली मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हुआ। ये इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि बॉडी में हाइड्रोजन एटम होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड होता है जिनका, और कोई भी मैग्नेटिक जिस किसी भी चीज़ की अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड पाते ही अपनी मैग्नेटिक फील्ड दर्शाती है। सिंस बॉडी में वाटर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं जिसमें कि H2 और D2 एटम रहेगा, तो जहाँ भी ये रहेंगे वो जो एमआरआई है एक लगभग 1 से 1.5 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में वो मूवमेंट करते हैं और इस मूवमेंट को कैप्चर किया जाता है, और जिससे कि नॉर्मल जिससे कि एक इमेज पैदा होता है, और इस इमेज को हम कंपेयर करते हैं नॉर्मल कंडीशन की इमेज से, और हम डिजीज की डायग्नोसिस कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग का एक फील्ड में बायोमैकेनिक्स भी है, ये बायोमैकेनिक्स में क्या होता है? सर बायोमैकेनिक्स तो बेसिकली जो भी मैकेनिक्स का पार्ट है उसको बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर प्रयोग करने की कोशिश करती है। जैसे सर मूवमेंट्स होते हैं वो बायोमैकेनिक्स का पार्ट होता है, जैसे कि हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो कि नी में होता है, हमारा हिंज जॉइंट है जो कि एल्बो में होता है। तो इन सब चीज़ों का मूवमेंट को मेजर करता है, प्लस मूवमेंट की एबनॉर्मलिटी को भी देखता है। जैसे कि एक इक्विपमेंट है गोनियोमीटर। गोनियोमीटर मूवमेंट मेजर करता है बॉडी के पार्ट्स को। सर मैं बताना चाहता हूँ इस समय कि मैंने गोनियोमीटर पे मेरा प्रोजेक्ट भी है, जो कि एक बायोमैकेनिक्स का पार्ट था। मैंने डिजिटल गोनियोमीटर को बनाने का प्रयास किया था। अच्छा, एक आपने हड्डी की बात की, तो हड्डी की जो डेंसिटी है इसको मापने के लिए भी एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट का नाम क्या है? सर एक्चुअली मैं अभी भूल गया हूँ, सॉरी सर। आई थिंक बीएमडी टेस्ट। सर मैं सुना नहीं, थैंक यू सर, आप रिपीट कर देंगे? चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा, एक अभी जो है आपने बताया कि वो हड्डी की जोड़ की बात की, उसी तरह से किडनी की भी ट्रांसप्लांटेशन की बात होती है। इसमें कृत्रिम जो आर्टिफिशियल्स जो लगे जाते हैं बायोमैकेनिक्स के अंतर्गत में आते हैं। एक जो पहला हार्ट जो कृत्रिम रूप से बना उसका नाम बता सकते हैं? सॉरी सर मैं अभी रिकलेक्ट अच्छा नहीं कोई कर पा बात रहा नहीं हूँ, है। जार्विक 7 नाम है, ए जार्विक 7 उस आर्टिफिशियल हार्ट का जो नाम है। यस सर, जी सर। ठीक है, चलिए। बायो इंटरमिटेशन सर, किसको बोलते हैं? सर मैं सुन नहीं पाया। बायो इंटरमेंटेनेंस। सर सॉरी सर, ये अच्छा मुझे कोई बात नहीं है। सही से याद। क्लिनिकल इंजीनियरिंग ये भी आपका एक फील्ड है, जी सर। ये क्या है? सर क्लिनिकल इंजीनियरिंग बेसिकली बायोमेटेरियल का वो एस्पेक्ट है जो कि हॉस्पिटल से रिलेटेड है, जैसे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्लस जो भी जो भी टेस्टिंग वगैरह है वो सब इसमें आता है क्लिनिकल इंजीनियरिंग में। अच्छा, आपके पढ़ाई का ही पार्ट है टिश्यू कल्चर। व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू कल्चर? सर टिश्यू कल्चर जो है वो बेसिकली जो टिश्यू को आर्टिफिशियली ग्रो कराने की कोशिश है, इसमें सेल को आर्टिफिशियली ग्रो कराते हैं बाय गिविंग सर्टेन environment like cell growth factors। अच्छा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो आज बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ प्रचलन है और कई रोगों पर इस पर निदान भी पाए गए हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल चिकित्सा के क्षेत्र में किस किस चीज़ों में ज़्यादा हो रहा है? सर शिक्षा के क्षेत्र में आपने नहीं, कहा क्या? चिकित्सा के क्षेत्र में, आपसे मेडिकल ही पूछूंगा।
मेडिकल के क्षेत्र में। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेडिकल के क्षेत्र में अभी जो इस्तेमाल हो रहा है, किन किन क्षेत्रों में हो रहा है भारत में? ये सर, जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत सारा इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि आप सबसे पहले तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम डिजीज को डायग्नोसिस करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस से हम डिजीज का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। उसके बाद डिजीज की डायग्नोसिस के अलावा भी डिजीज के क्योर में भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की यूज़ करते हैं। जितने भी जैसे सिकल सेल एनीमिया और ये सारी डिजीज़ हैं, उनके लिए हम पर्टिकुलर एरिया के जेनेटिक मेकअप का भी हम जानकारी रखते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये इसका कॉज क्या है और ये किन किन ब्लड ग्रुप्स में ये किन रेसेस में इनका कम चांसेस है होने का, कहाँ ज़्यादा प्रिवेलेंस है। तो इन सब से भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम मदद करते हैं। प्लस अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम HLA मैचिंग में भी यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें जब भी हम कोई बॉडी पार्ट्स का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो इसमें हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद लेनी पड़ती है ताकि रिजेक्शन कम हो। अच्छा, अभी कृषि के क्षेत्र में भी बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इस विधि से जो फसल उगाए जा रहे हैं, खाने वाले फसलों पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो बैन कर रखा है अभी, लेकिन मुझे बता सकते हैं कि किसके उत्पादन में हम लोग ज़्यादा अभी तक सक्सेस प्राप्त की, उसके उत्पादन को मैंने निर्यात भी हम लोग कर रहे हैं, तो ये कौन सा फसल है? सर जी सर BT कॉटन में हम लोगों ने इसका प्रयोग किया है। कॉटन की फील्ड में हम लोगों ने इसका प्रयोग किया है। और ब्रिंजल में अभी थोड़ा विवाद चल रहा है। हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल भी प्रयोग करना चाह रहे हैं। और विदेशों में जहाँ तक बात करें तो सर वहाँ भी बहुत सारे जैसे चाइना ने आर्टिफिशियल फॉरेस्ट का लगाने की कोशिश की है इस माध्यम से, पर हमारे देश में अभी बहुत सारी चीज़ों पर विवाद है। और इसके अतिरिक्त ब्रिंजल के बाद भी हम लोगों ने कर रखा है, बता सकते हैं कौन है? सर अभी तो एग्जैक्टली रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ सर। बीटी सरसों रेपसीड, यस सर, उसको भी बैन कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी बैन कर रखा है। अगर वो हो गया तो हम लोगों को तेल आयात नहीं करने पड़ेंगे, खाद्य तेलों का आयात नहीं करना पड़ेगा, इतनी मात्रा में हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको बैन कर रखा है। अभी उसका रिजल्टेंट देखना चाह रहे हैं कि मनुष्य के बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, बीटी आपने बोला, बीटी स्टैंड फॉर? सर बैसिलस thuringiensis इसका पूरा शब्द होता है। ठीक है। अच्छा, ये बता सकते हैं कि बीटी कपास का जो है वो से जो फसलें उगाई जा रही हैं, इसमें कौन सी कंपनी जो है हमारे यहाँ उत्पादन कर रही है? सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मॉन्सैनाटो, सर पूरा एग्जैक्ट नाम सही से कहाँ की कंपनी है ये? मॉन्सैनाटो सर नाम। सर ये मुझे अभी पता नहीं है। जापानीज कंपनी है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आपने विषय का चयन किया, कौन सा विषय लिया आपने? सर मैंने एंथ्रोपोलॉजी लिया है। तो एंथ्रोपोलॉजी लेने के पीछे आपका क्या की मंशा क्या थी आपकी? सर जब मैं स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तो मैं ऑप्शनल की कोचिंग नहीं लेना चाहता था बिकॉज ऑफ सम इकोनॉमिकल रीज़न। तो फिर मैंने सिलेबस देखा और मटेरियल देखी, तो उसमें मुझे जितना नॉलेज था उस अनुसार से मुझे एंथ्रोपोलॉजी सबसे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ बिना कोचिंग के भी, तो इसीलिए मैंने इसका चयन किया। भारत के एक बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम आप जानते होंगे, BS गुहा साहब। BS गुहा को पढ़ा भी होगा आपने। तो BS गुहा जी ने जो इंडियन रेस है उसको कितने भागों में उन्होंने बांटा है? सर मैंने पढ़ा है उनका क्लासिफिकेशन, बट अभी एग्जैक्टली हाँ बताइए कितने, कोई क्लासिफिकेशंस का बताइए, कितने नाम भी गिना दिखा? सर क्लासिफिकेशन थोड़ा मेरा अभी
मतलब अच्छा चलिए, कमजोर रह गया है, मैं जैसे रिकलेक्ट नहीं कर शुरुआत कीजिए, सबसे प्राचीन जो है वो कौन सा है? वो कई कई क्षेत्रों में सर। मिलता जैसे है। निग्रेटो हाँ, नेग्रिटो हुआ, चलिए प्रोटोस्टोलाइट, ठीक है, नेग्रिटो हुआ, आगे बोलो। मोंगलॉइड, हाँ निग्रेटो प्रोटोस्टोलाइट, हाँ मोंगलॉइड, हाँ हाँ। और ये तीन तो मुझे याद है सर। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे बताइए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, जो हड़प्पा में और मोहनजोदाड़ो में स्कल मिले हैं, उस स्कल के आधार पर आपको सबसे ज़्यादा कौन सी प्रजाति के लोग मिले हैं? सर सर एक्चुअली सर इंडस वैली सिविलाइजेशन का थोड़ा कन्फ्लिक्टेड व्यू है। अभी जो रिसेंट कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था, उसमें उन्हें द्रविडियन से उनका जो ज़्यादातर जीन है उनके मैचिंग कहा गया था, जो कि अभी लास्ट मंथ न्यूज़ में था, जो कि द्रविडियन से उनका मेल ज़्यादा खाता है, ऐसा कहा गया था। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आर्यंस को भी आपने पढ़ा होगा, बुद्धिज़्म भी पढ़ा जी होगा, सर। सब आप लोग के सिलेबस में पढ़ने हैं। तो मेरा ये थोड़ा आपसे प्रश्न ये है कि आप बुद्धिस्ट को पढ़े होंगे और एंथ्रोपोलॉजी के दृष्टिकोण से भी बताइएगा, चूँकि आप सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी मिला हुआ चीज़ है। तो मुझे ये बताइए कि बुद्धिस्ट लोगों का जो प्रभाव है भारतीय समाज पर, वो क्या, कैसे आप उसको देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ा? खासकर आप देखें, अगर आप पूछें आज की तारीख में, आप इसको इस रूप में बताएं कि जो मॉडर्न हमारा लाइफ है, इस मॉडर्न लाइफ पर बुद्धिज़्म का क्या प्रभाव? सर अगर मॉडर्न लाइफ की जहाँ तक बात करेंगे तो बुद्धिज़्म का बहुत सारा प्रभाव है। अगर आप नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे लेते हैं तो ये एक डिप्लोमेसी टूल बन गई है बुद्धिज़्म। अगर आप नेशनल लेवल पे लेते हैं तो अभी भी आप देखते हैं टूरिज़्म और हमारे कल्चर का पार्ट भी बन गया है बुद्धिज़्म, जब से 10th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु लॉर्ड बुद्धा को कहा जाता है। अगर हम पर्सनल लेवल पे बात करें तो बुद्धिज़्म, खास करके जो बुद्धिज़्म की कुछ प्रीचिंग है प्लस एक मेडिटेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो बुद्धिज़्म ने ज़्यादा पॉपुलर कर पाया रेदर देन हमारे हिंदुज़्म में भी योगा का एक पार्ट मेडिटेशन है, पर मतलब विद द हेल्प ऑफ बुद्धिज़्म ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि हाँ संघ का जो कॉन्सेप्ट है उससे ज़्यादा पॉपुलर हो सका। और अभी के टाइम पे मैं कहूँगा सर, जो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जैसे मेडिटेशन के, पीसफुल लिविंग की, मैं आपको और नज़दीक लेके चल रहा हूँ, मिडिल पाथ की। मैं आपको चाहता हूँ और नज़दीक जाए। मैं आपको बुद्धिज़्म का पंचशील सिद्धांत क्या है? जी सर, ये मिडिल पाथ पे बेस्ड है, पंचशील। अभी जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी पंचशील पे बेस्ड है। इनफैक्ट नेहरू जी के टाइम पे ये पंचशील का रखा गया था सिला, जो कि नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशन, इन सब चीज़ पे बेस्ड है पंचशील की प्रिंसिपल। अच्छा, अगर आप पूछें कि मैं आपसे ये पूछूं कि मध्यकाल में इस्लाम हमारे भारत में आया, तो इस्लाम के आने से हमारी जो बहुसंख्यक समाज की जो हिंदुइज़्म हमारा है, तो ये संस्कृति पर आप इसके बाद देखेंगे कि हम लोग इंडो इस्लामिक कल्चर कहते हैं। तो ये इंडो इस्लामिक कल्चर से क्या नवीन चीज़ निकल करके आई जो अभी भी एग्जिस्ट करता है हमारे समाज में, न केवल उस रूप में, धार्मिक रूप में, बल्कि आप कहें तो आपके म्यूज़िक में, तमाम चीज़ों में उसका हस्तक्षेप दिखाई पड़ता है, और या मॉन्यूमेंट्स में भी उसको दिखाई पड़ता है। ये इंडो इस्लामिक कल्चर है क्या? सर इंडो इस्लामिक कल्चर बेसिकली जो इंडियन का प्रिवेलिंग कल्चर है प्लस जो पर्शियन कल्चर था, दोनों का एडमिक्सचर है ये। हम जैसे कि आपने कहा सर कि मॉन्यूमेंट्स में प्लस म्यूज़िक में, जैसे हिंदुस्तानी म्यूज़िक हुआ, उस हिंदुस्तानी म्यूज़िक में खास करके जितने भी सूफी सेंट्स हैं उनका बहुत प्रभाव पड़ा है
जैसे कि कुछ घराने आए, तबला आया, सात सुर जो है वो भी दोनों का मिक्सचर से आगे बढ़ा। उसके बाद अगर आप इसके अलावा हम देखेंगे फूड आइटम्स पे भी, क्यूजीन पे भी बहुत सारे हिंदुस्तानी कल्चर में पर्शियन कुजीन का एडमिक्सचर हो गया। बिरयानीज के डिफरेंट फॉर्म आ गए, उसी कुजीन्स पे भी इफेक्ट पड़ा। उसके अलावा सर अच्छा, सर जैसे कि मॉन्यूमेंट बना आप मॉन्यूमेंट्स वाले पर जरा हमको बता सकते हैं कि दो शैलियों का कौन कौन सी शैली थी? सर सर मॉन्यूमेंट्स में जैसे कि आप सिंबल्स का यूज आप देखेंगे डिफरेंट मुगल आर्किटेक्चर में, जैसे कि स्टार सिंबल, स्वास्तिक सिंबल का भी यूज किया गया है। उसके बाद जो 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 पर्शियन स्टाइल के हुए, जो कि एब्रेस्ट्यू, उसके बाद फ्लोरल डिजाइनिंग, ये सब पर्शियन एस्पेक्ट है। और इंडियन एस्पेक्ट में आप और बता सकते हैं जो कि डिज़ाइन है। अब टॉम्ब के स्ट्रक्चर में देखेंगे पिलर्स को रिप्लेस किया गया हाई टॉम्ब से, डबल स्ट्रक्चर टॉम्ब से, जो कि मजबूती भी प्रदान किया, और ये दोनों का एडमिक्सचर भी रहा, जो कि खूबसूरती के साथ मजबूती। अच्छा, ये दोनों शैलियों का नाम बता सकते हैं? स्टाइल नाम बता सकते हो? पर्शियन स्टाइल को क्या कहते थे और इंडियन स्टाइल को क्या कहते थे? सॉरी सर, अभी मैं एग्जैक्टली रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। ट्रेविएट एंड आर्कुएट। यस सर, यस सॉरी। अच्छा, भाषा के स्तर पर बताओ कि लैंग्वेज के स्तर पर क्या दोनों के बीच में इंडो इस्लामिक आया, फ्यूजन क्या हुआ? सर यस सर, जैसे कि अभी एक उर्दू भाषा हमारे देश में इतनी ज़्यादा बोली जाती है, तो पहले कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन था, और उससे पहले संस्कृत और हिंदी हुआ करती थी। तो अभी उर्दू लैंग्वेज 1950s के वक्त तक लिंगुआ फ्रैंका हमारा उर्दू लैंग्वेज था, जो कि दोनों का एडमिक्सचर है। किसका कंट्रीब्यूशन जाता है भाषा में? पर्शियन को और हमारे हिंदी को, और हिंदी को एक तरह से स्थापित करने का भी काम जाता है, क्योंकि संस्कृत के अपभ्रंश के रूप में हमारे यहाँ चला आ रहा था, लेकिन हिंदी को एक जवाने हिंदवी कह कर के किसने पहले शुरू किया? सर एग्जैक्टली तो याद नहीं है, शायद इकबाल साहब, तो मैं श्योर नहीं हूँ सर। अमीर खुसरो साहब, अमीर खुसरो ने मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ नहीं, अमीर खुसरो ने किया। उन्होंने पर्शियन को, फारसी को और हिंदी के उन्होंने ऐसे पदबंध रचे। दो जो लाइनें हुआ करती थी उसको उन्होंने फारसी में कहा, और उसकी जो दो अर्थ जो हिंदी में होते थे उसको कहा। इस तरह से उन्होंने एक भाषा के स्तर पर हिंदी और फारसी को दोनों को साथ मिलाने का कहा। आप एक गाना भी सुनते होंगे, निहाले मस्ती मुकुंद परस्ती, निहाले गुजरा ये सारा जीवन। वो गाना जो है वो पर्शियन लैंग्वेज का है। उन्होंने जो लाइनें हैं वो उसी को चुरा करके हिंदी गाने में लाए लोग। वो अमीर खुसरो साहब का लिखा हुआ है। चु चश्म सोजा चु जर्रा हैरा हमेशा गिरियाँ बहिष्का में, न नींद नैना न अंग चैना, न आप आवे न भेजे पतियाँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये अमीर खुसरो साहब की दी हुई है भाषा के स्तर पर। ठीक है, आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो भाषा के स्तर पर कोई आपको कोई जानकारी प्राप्त हुई, कोई जरूरी नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी के स्तर पर है, आपको हर एक एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखिए। अगर इस प्रकार से अगर आपने देखा तो शायद अब बहुत अच्छे ढंग से आप उसको प्रस्तुत भी करेंगे। मैंने डायमेंशन दिया आपको, ठीक है। चलिए, मैं बीच में ही बोल दिया आपको, संस्कृताइजेशन किसे कहते हैं? सर संस्कृताइजेशन एक कॉन्सेप्ट है जो कि एम.एन. श्रीनिवासन जी ने दिया है। इसके तहत जो लोअर कास्ट है वो इमिटेट करते हैं अपर कास्ट के प्रैक्टिसेस को, स्पेशली जो कि प्योरिटी और पॉल्यूशन को दूर करने, प्योरिटी को ऑब्टेन करने में और पॉल्यूशन को दूर करने में मदद करें। इसमें इनिशियली ये सिर्फ ब्राह्मणाइजेशन तक सीमित था। अभी
अभी मतलब थोड़ा सा साउंड नहीं आ रहा बेटा, थोड़ा सा अदर कास्ट को भी इमिटेट। साउंड थोड़ा नहीं, हाँ नज़दीक ला लो। अच्छा। जी सर, अभी आ रही ना? हाँ। अच्छा, हाँ हमारी। अब ये मुझे बताओ कि अगर तुम एंथ्रोपोलॉजी के अगर स्टूडेंट हो और वेद तुम्हारे पास चारों वेद रखे हुए हैं। सर मुझे सुनाई नहीं दिया, एंथ्रोपोलॉजी क्या? एंथ्रोपोलॉजी के आप स्टूडेंट हैं और वेदास चारों वेदा रखे हुए जी हैं, ऋग्वेद भी, सामवेद भी, यजुर्वेद भी, अथर्ववेद भी। तो आप उसमें से किसको पिक करोगे, किसको उठाओगे? सर मैं पहले ऋग्वेद पढ़ना चाहूंगा। एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हो, ध्यान में रखो। सर वैसे तो अथर्ववेद से फॉरेस्ट के बारे में ज्यादा बताया गया है। अथर्ववेद में एंथ्रोपोलॉजी से तमाम, और अथर्ववेद में सामाजिक व्यवस्था में जादू टोना टोटम ये तमाम जो ट्राइबल्स कल्चर हैं उसके सारे समाहार उसी में दिखाई पड़ते हैं। चाहे वो आयुर्वेद के संबंध में जानकारी हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी हो, सब अथर्ववेद में। ठीक है, चलिए ठीक है। बिहार में बताओ कि कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं और किन किन क्षेत्रों में पाई जाती सर थारू जनजाति हैं हैं? जो कि वेस्टर्न चंपारण में पाई जाती है। उसके अलावा सर जो भागलपुर बांका इलाका में कुछ ये मालर पहाड़ियाँ पाए जाते हैं। उसके अलावा सर बहुत ज़्यादा एक स्पेसिफिक एरिया में तो मुझे नहीं पता है, पर बिरहोर प्रजाति, चिक बारिक और गोंड्स भी कुछ हद तक पाए जाते हैं। अच्छा, ये मुझे बता सकते हो कि बिहार में सरकार ने जनजातियों के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं? जी सर, बिहार में सबसे पहले तो एक वंदन योजना है जो कि केंद्र सरकार की है, उसका अनुपालन कर रही है बिहार गवर्नमेंट। उसके अलावा डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट फील्ड के लिए अलग अलग तरीके से काम कर रही है। जैसे एजुकेशन के फील्ड में स्कॉलरशिप प्रदान करती है 10th और 12th के पास होने के बाद। उसके अलावा इसके हायर लेवल पे जब हम बीपीएससी और सिविल सेवा की परीक्षा के लिए भी स्कॉलरशिप पीटी पास करने के बाद 50,000 और 1 लाख की मिलती है। उसके अलावा आवासीय स्कूल का प्रावधान है, रेसिडेंशियल स्कूल्स का। उसके अलावा विकास मित्र हैं जो कि दोनों ही अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए एक कनेक्टिंग पॉइंट है गवर्नमेंट के योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए। अच्छा, इसके अलावा भी हाँ, सर, हाँ बताइए बताइए। सर इसके अलावा भी जो 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 स्टार्टअप योजनाएं हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उसमें क्या बोलते हैं इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। अभी आपने स्टार्टअप योजना के नाम ली। स्टार्टअप योजना के किस क्षेत्र में बिहार सरकार को प्रथम वरीयता प्रदान की गई, प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ? सर ये मुझे याद नहीं सर। मैं रिनोवेशन वाले में, नवोन्मेष वाले जो लड़के जो नया कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं, उसमें बिहार को पहली वरीयता प्रदान की गई, प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। ये मुझे ये बताइए कि ये किन किन आइडियाज़ की वजह से इसको दिया गया? अभी क्या क्या लड़कों ने ऐसा काम किया जिसकी वजह से दिया? किन क्षेत्रों में इन्होंने काम किया? सर इस बारे में मैं थोड़ा पढ़ा नहीं हूँ सर। अच्छा, ये मुझे बताओ, चूँकि तुम्हारे जैविक वाली चीज़ों पर ही तुम्हारी पढ़ाई भी हुई है, तो अभी जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है और अभी काम भी कर रहा है, जैविक कॉरिडोर पर काम भी हो रहे हैं और उससे उत्पादन भी शुरू हुआ। इस जैविक कॉरिडोर किस एरिया में बनाने की बात चल रही है? सर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की तो कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है?
बता सकते हैं कहाँ से कहाँ तक ये किया जा रहा है? सर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है कहाँ से कहाँ तक अच्छा, अभी ये बिहार को है। जो है बट सर क्लस्टर, ऑर्गेनिक बहुत सारे क्लस्टर में एक बनाया जा रहा है, जिससे कि वो कृषि के उत्पादों को और अन्य जो उत्पादों को जो बिहार के स्पेशलाइज क्षेत्रों में है, तो एक क्लस्टर जोन बना करके और उसमें एक एग्रो बेस्ड और अन्य चीज़ों को जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं उन सबको मिला करके एक क्लस्टर जोन बना करके एक इंडस्ट्री जो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये क्लस्टर जोन किस किस क्षेत्रों में कहाँ कहाँ स्पेशलाइज किया जा रहा है, वो मुझे आप बता सकते हैं? जी सर पूरा तो याद नहीं है। जैसे अररिया में मिर्ची की क्लस्टर बनाने की बात की गई है। और सर अच्छा और सर चलिए, उसके अलावा भी मैं एग्जैक्ट मैं आपको कहाँ एरिया पे कौन बताता सा हूँ। क्लस्टर है ये। भागलपुर का जो एरिया है वो कौन से क्लस्टर जोन के लिए? सर मैं सुन नहीं पाया सर आपकी भागलपुर का बात। ये एरिया है, वो वहाँ पे कौन सा क्लस्टर क्रिएट किया जा रहा है? सर सिल्क के लिए वो फेमस है सर। ठीक है, अब आप बताइए कटिहार और पूर्णिया का जो क्षेत्र है वो किसके लिए किया जा रहा है? सर कटिहार पूर्णिया में जैसे मखाना की खेती होती है सर। मखाना की और खेती बाकी मुझे कटिहार पता में नहीं है कहाँ वहाँ होती है? पे। मखाना की खेती दरभंगा में होती है, कटिहार में। सर और दरभंगा में होती है और वहाँ भी पाँच पूर्णिया किलोमीटर और कटिहार में वो जूट क्लस्टर है। सॉरी सर सॉरी सर। हाँ, और ये मुजफ्फरपुर का और ये समस्तीपुर का जो इलाका है वहाँ किस चीज़ का क्लस्टर बन रहा है? सर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम है, रहा सर बताइए। वहाँ केले की केले 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 और लीची की सर हाँ, लीची वहाँ पे लीची ये और आम सबसे के ज़्यादा। प्रोसेसिंग की बात की जा रही है। केला वाला वैशाली और मुजफ्फरपुर का जो इलाका वो केला के चिप्स के लिए प्रोसेसिंग वाली चीज़ है। और इसके यस अतिरिक्त मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर और वैशाली को लेकर के मधुमक्खी पालन का जो है वो क्लस्टर बनाया जा रहा है। इसके लिए बहुत काम हो रहे हैं और लोग वो कर भी रहे हैं। तो इस तरह से क्लस्टर जोन बना करके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का विकास करने की और बहुत तेज़ी से प्रयास चल रहा है, और इस दिशा में हम लोग बहुत काम भी कर रहे हैं और इसका रिजल्ट भी सकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी शॉर्ट फिल्म देखना है सर। शॉर्ट फिल्में मतलब जो वेब सीरीज वाली फिल्में वो सब देखते हैं कि कौन सा फिल्में देखते हैं? नहीं सर शॉर्ट फिल्म जो छोटी फिल्म होती है जो कि अनुमान 15-20 मिनट अच्छा 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 की मूवी होती है, एक 15-20, मैसेज के साथ अच्छा आता अच्छा है। अच्छा। तो ये कुछ बताइए उसे फिल्में जो आपने देखी इधर। सर अभी मैंने एक तमस मूवी देखी थी। अच्छा, अ, सर मैं तमस। फिल्मों का नाम बताऊं या थोड़ा तमस के बारे में? तमस तमस फिल्में देखी। तमस किसकी लिखी हुई है? सर ये डायरेक्टर और राइटर इसके आयुष कपूर हैं, जिन्होंने तमस लिखा है। ये बहुत रिसेंट है, क्या 2-3 है महीने पहले ये? ये आई। वैसे सर ये तमस बहुत पुरानी बनी हुई भी है, लेकिन चलिए आप ही नई वाली जो तमस की बता रहे हैं, तो इसमें इसका कथ्य क्या था? सर एक्चुअली ये लोगों के परसेप्शन के ऊपर मूवी था। कोविड के दौरान ऐसा लोगों का एक दूसरे के प्रति थोड़ा परसेप्शन, एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी के ऊपर परसेप्शन एक इनबिल्ड हो गया था कि ये गलत है या वो सही है। तो इसमें ऐसा कुछ है कि बिना नाम जाने, बिना आइडेंटिटी जाने किसी ने एक आदमी ने किसी से मदद ली और उसने उसी कम्युनिटी के बारे में गलत कहा। बाद में जब पता चला कि जितने हेल्प इस लॉकडाउन के दौरान उसे किया गया था वो उसी कम्युनिटी के लोग थे जो इनके बारे में वो बुरा कह रहा था। फिर उसे रियलाइज हुआ कि कोई कम्युनिटी एज पर बुरा नहीं होता है और पर्सन एक पर्सन गलत कर सकता है बट सारी कम्युनिटी अच्छी होती है और भलाई चाहती है एक दूसरे की। अच्छा, गुड मैसेज है। कोई
किस किस कलाकार ने उसमें काम किया है, बता सकते हैं? सर जो फीमेल एक्ट्रेस थी उनका नाम रश्मि देसाई था। अच्छा और सर मेल एक्टर दो ही कलाकार थे इसमें, और मेल एक्टर का नाम सर मुझे याद अच्छा, नहीं है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये आपको ये तो इधर शॉर्ट फिल्में इधर बहुत ज़्यादा बनने लगी हैं। पहले तो डॉक्यूमेंट्रीज तक ही सीमित होता था। शॉर्ट फिल्मों का प्रचलन इधर बढ़ा है, यानी कि आपका इधर ही रुझान हुआ। हॉबी तो बहुत बचपन से ही आदमी को क्रिएटिव हो जाता है, तो इधर आपकी वास्तविक में कोई और भी नहीं नहीं हॉबी सर, है क्या? यस सर, एक्चुअली मैं फिल्में देखता था। मेरे पिताजी फिल्मों का बहुत शौक रखते थे। अच्छा अच्छा। मैं उनके साथ फिल्में देखता था। रात को अक्सर हम फिल्में देखा करते थे साथ। आपके जो पर पसंदीदा बाद में एक्टर कौन है? आपके पसंदीदा एक्टर कौन है? सर मुझे तो मनोज वाजपेयी जी बहुत अच्छा, पसंद है। मनोज वाजपेयी की आपकी फिल्में बहुत आप पसंद करते हैं। आज मनोज वाजपेयी आजकल वो गाना भी गाने, रैप भी गाने लगे हैं। उनका रैप सुना आपने? जी सर, रैप मैंने आया हुआ है अभी रिसेंट, हाँ, पर मैं सुन नहीं पाया सुन था। नहीं पाया। मैं बस न्यूज़ सुना था। उनका एक रैप है जो बहुत पॉपुलर हुआ है। पर अभी कल ही मैंने ये न्यूज़ सुना मनोज था। वाजपेयी की कौन सी फिल्म आपको सबसे बहुत अच्छी लगी? सर यूथ तो मुझे अक्सर मतलब सभी मूवी उनकी पसंद है। नहीं सुन पा रहे, सुन नहीं पर पा रहा हूँ। थोड़ा सा आवाज़ नहीं आ पा रही है आपकी। सर मैं कहा अक्सर उनकी सारी मूवी मुझे पसंद आती है। अभी मैंने एक शॉर्ट फिल्म देखा था, तांडव। अच्छा अच्छा। उनकी शॉर्ट फिल्म थी, हाँ, वो हाँ। मुझे बहुत पसंद आया। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं, पता है आपको? सर ये वेस्टर्न, सर एग्जैक्टली मैं शायद भूल गया हूँ, पर वेस्टर्न चंपारण के हैं। अच्छा। प्रकाश झा कहाँ के रहने वाले हैं? सर प्रकाश झा का मुझे नहीं पता है सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, आपका मैं साक्षात्कार समाप्त करता हूँ।